नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में आपका साइंस का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इन सभी प्रश्न को आप अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न काफी धमाकेदार वाले प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, लेजर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन देखते हैं, माइकल फेराडे, रोएंटेजन, मेमन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि लेजर किरणों का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है लेजर किरणों का आविष्कार किया था थियोडोर, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, थियोडोर मेमन। किसने किया था रे? थियोडोर मेमन ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट बात। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपको यह भी याद रखना है, एक्स स्टार इंपॉर्टेंट पर्सन, एक्स किरणों की खोज। एक्स किरणों की खोज किसने की थी दोस्तों? तो आपको याद रखना है एक्स किरणों की खोज की थी रोएंटेजन ने। काफी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या सेकंड। देखिए, पर्सन संख्या सेकंड है, निम्न में से कौन सा अम्ल है? ऑप्शन देखते हैं, NaCl, HCl, NaOH और KOH। तो दोस्तों, आपको याद रखना है काफी इंपॉर्टेंट बात। देखिए, एक तो होते हैं अम्ल और एक होते हैं दोस्तों क्षार। इंग्लिश में बोलते हैं अम्ल को एसिड और जो क्षार होते हैं उनको इंग्लिश में बोला जाता है बेस। आपको याद रखना है। देखिए, अम्ल के कुछ एग्जाम्पल जो आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो याद रख लेना HCl, एक याद रख लेना H2SO4, ठीक है, एक याद रख लेना HNO3। काफी इंपॉर्टेंट बात है। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 बोले तो नाइट्रिक अम्ल। ये केवल 3 अम्ल याद रख लेना आप, ठीक है। और क्षार में आपको एक क्या याद रखना है, एक तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और NaCl एक लवण है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अब आपको मैं पूरा डिटेल से बता दिया निम्न में से कौन सा अम्ल है। देखो, NaCl तो एक लवण है, ठीक है, और HCl क्या है? एक अम्ल है। NaOH और KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या है? ये सार है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा करेक्ट। एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा आपका। जो भी दोस्त मेरे चैनल से नए जुड़े हैं और मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, आप सभी को इन प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या थर्ड। देखिए, पर्सन संख्या थर्ड है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है तो उसका परमाणु भार क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, 11, 12, 13 और 23। तो दोस्तों, आपको याद रखना है सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसकी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है, सोडियम एक क्या है? धातु है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, सोडियम क्या है? धातु है। और सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23। लो जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 4। पर्सन संख्या 4 है, धमाकेदार वाले पर्सन है सारे। देखिए, पर्सन संख्या 4 है, ECG का संबंध निम्न में से किस अंग से है? ऑप्शन देखते हैं, आहारनाल, मस्तिष्क, यकृत और हृदय। तो दोस्तों, आपने देखा होगा ECG, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो, देखिए इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी।
और ईसीजी किसके लिए होता है? हृदय या हार्ट के लिए होता है। ऐसे डॉक्टर देखता है ना, ईसीजी करता है, तब आपको ऐसी जांच देता है, ऐसी रिपोर्ट देता है। लो जी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ईसीजी का संबंध किससे है? हृदय या हार्ट से। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये ईसीजी हमारे को ये भी शिक्षा देती है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कभी भी आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए और समस्याओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर ये सीधी हो जाएगी तो आदमी भी सीधा हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बात। तो देखो, ईसीजी की फुल फॉर्म याद रखनी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है दोस्तों। और आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन ये भी याद रखना है कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, आपको याद रखना है कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। और यकृत का अध्ययन कहलाता है हिपेटोलॉजी। क्या याद रखना है मेरे प्यारे भावी फौजियों? यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। और मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। और मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। काफी इंपॉर्टेंट बात है। जो भी बच्चे जुड़ गए हैं, सारे बच्चे ईमानदारी से इस वीडियो को सभी ग्रुपों के अंदर शेयर कर दो, ईमानदारी से दोस्तों। एक बार शेयर का बटन दबाओ सारे भाई लोग फटाफट, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 है, देखिए धमाकेदार वाले पर्सन। पर्सन संख्या 5 है, ल्यूकेमिया है। ऑप्शन देखते हैं, रक्त का लगातार बहना, रक्त कैंसर, सफेद दाग, एक हार्मोनल बीमारी। तो दोस्तों ल्यूकेमिया क्या है? एक प्रकार का रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लो जी, काफी इंपोर्टेंट बात है। और कैंसर, सर कैंसर किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से कौन सा रोग उत्पन्न होता है रे? अनियंत्रित वृद्धि से कैंसर रोग उत्पन्न होता है। काफी इंपोर्टेंट बात है। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। सारे पर्सन याद करने भाई। और एक एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन और, जैसे आपने सुना होगा कि टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण करवाया जाता है? तो आपने सुना होगा विडाल परीक्षण होता है टाइफाइड के लिए। लो जी, धमाकेदार वाले पर्सन याद करने सारे। टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण। और एड्स के लिए आपने सुना होगा दोस्तों एलिसा परीक्षण। एड्स के लिए कौन सा परीक्षण? एलिसा परीक्षण। लो जी, तो सर वैसे ही कैंसर के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, कैंसर के लिए बायोप्सी परीक्षण होता है। कौन सा? बायोप्सी परीक्षण। धमाकेदार वाला पर्सन। ऐसे ही पर्सन आते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। कैंसर के लिए कौन सा परीक्षण? बायोप्सी परीक्षण। लो जी, पूरे पर्सन बता दिए, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट सारे। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 6। पर्सन संख्या 6 है। सारे भाई लोग जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं मेरे प्यारे भावी फौजी, सारे भाई लोग जितने भी आपके पास ग्रुप हैं आर्मी के व्हाट्सएप पर, आप सभी दोस्त ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चैनल से जोड़ो दोस्तों, जिससे मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि जो मैं काम कर रहा हूं बच्चों के लिए उसकी दिशा डायरेक्शन सही है और जो मैं मेहनत कर रहा हूं बच्चों के लिए वो बच्चों के काम आ रही है। तो सभी बच्चे ईमानदारी से 2 या 3 न्यू स्टूडेंट को भी जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपको काम करना है। अगर आपको वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो प्रत्येक स्टूडेंट मेरा प्यारा भावी फौजी ये काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 6। मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल होता है। ऑप्शन देखते हैं, 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन, 140 दिन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल होता है, कितना होता है? 120 दिन, ठीक है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखो धमाकेदार वाले पर्सन, आरबीसी। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। लो जी, लाल रक्त कणिकाएं, बात खत्म। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात क्या? नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, आरबीसी का अन्य नाम इरिथ्रोसाइट। अरे क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट। सर कैसे? अरे जैसे कईयों का नाम होता है श्याम और उसको बोलते हैं गोलू मोलू, ठीक है। वैसे आरबीसी तो इसका प्रोफेशनल नाम है, लेकिन इसका अदर नेम, अन्य नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। तो याद रखना है इसका भी अन्य नाम होता है। आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात क्या?
आरबीसी में रक्त वर्णक हीमोग्लोबिन HB हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको देखो ध्यान से सुनना भाई, मेरा यह उद्देश्य है कि आपका एक भी पर्सन इस बार गलत नहीं होना चाहिए। तो देखो रक्त वर्णक का मतलब होता है ब्लड पिगमेंट, मतलब रक्त को रंग प्रदान करने वाला वर्णक कौन सा, हीमोग्लोबिन। याद रखना है, डायरेक्ट ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए रक्त वर्णक कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में। और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। काफी इंपॉर्टेंट बात, सारे प्रश्न याद करने हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है सीटी स्कैन उपकरण संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं, यातायात से, कृषि से, संचार से, चिकित्सा से। तो सीटी स्कैन उपकरण किससे संबंधित है, सबको पता है, चिकित्सा से, मेडिकल से, ठीक है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लो जी, काफी इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 है धमाकेदार वाले प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 है अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन देखते हैं, अमाशय, यकृत, अग्नाशय और थाइमस। अब देखो मैं आपको याद करा देता हूं सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां आपको याद करना है। सबसे पहले तो देखो मैं जब आप बचपन में छोटे थे, माँ के गर्भ में थे, तब आप ऐसे थे, तो मैं आपका डायग्राम बना रहा हूं वहां। हाँ जी, तो सारे भाई लोग हाँ जी साथ साथ में नोट्स भी बना लो और प्रश्न को लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। और करना क्या है, ये डायग्राम भी बनाना है और इसमें खुद का नाम, हाँ जी खुद का नाम लिख देना इसमें, ये डायग्राम में। तो लो जी, ये जब आप माँ के गर्भ में थे तो ऐसे थे, आप बना दिया है मैंने डायग्राम। लो जी, हाँ जी, तो आप ऐसे थे दोस्तों, ये आपकी टांगे थी। लो जी, आप ऐसे थे। अब देखो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, याद रख लेना भाई। देखो सिर के अंदर 3 ग्रंथियां होती है, केवल और केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात कर रहा हूं। सिर में 3 ग्रंथियां, एक तो याद रखना है हाइपोथैलेमस। अरे कौन सी, हाइपोथैलेमस। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात कौन सी सर, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों, पीयूष ग्रंथि। एक होती है पीनियल काय। अरे कौन सी होती है, पीनियल काय। लो जी, तो आपको याद रखना है कि आपकी जो खोपड़ी है, टाट है, सिर है, उसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां, कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल काय। नेक्स्ट, गले में 2 ग्रंथियां, एक तो कौन सी, थायराइड ग्रंथि। अरे कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। और एक होती है कौन सी, पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। लो जी, धमाकेदार वाले प्रश्न। नेक्स्ट, जो चेस्ट होती है, छाती होती है, उसमें कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो किडनी होती है, एक जोड़ी होती है आपके, ठीक है, किडनी के ऊपर, यहाँ किडनी के ऊपर एक जोड़ी के रूप में कौन सी ग्रंथि, नाम सुना होगा आपने, एड्रिनल ग्रंथि, जिसको बोला जाता है इदीवृक्क ग्रंथि। अरे क्या बोला जाता है, इदीवृक्क ग्रंथि। लो जी, तो ये सारी ग्रंथियां, इदीवृक्क ग्रंथि, ये सारी ग्रंथियां कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल काय और थायराइड और पैराथायराइड, और छाती में थाइमस, और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि या इदीवृक्क ग्रंथि। दोस्तों आपके एग्जाम में कभी कभार तो यही पूछ लिया जाता है कि बताओ गले के अंदर कौन सी ग्रंथि, थायराइड और पैराथायराइड, सिर में कौन सी, हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल काय, और किडनी के ऊपर कौन सी, एड्रिनल या इदीवृक्क ग्रंथि। ये सारी ग्रंथियां कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। और आपको यह भी याद रखना है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, थायराइड ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है। लो जी, अब देखो हमारा प्रश्न है अंतःस्रावी ग्रंथि है, अमाशय, यकृत, अग्नाशय और थाइमस। तो कौन सी है, थाइमस है, ठीक है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और थाइमस कहां पाई जाती है, ये छाती या चेस्ट में पाई जाती है। लो जी, अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, काफी धमाकेदार वाली बात है, क्या कि मनुष्य शरीर के अंदर पाई जाने वाली एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय या पैंक्रियाज। और दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि यह ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। तो यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। तो क्या बताएंगे, अग्नाशय या पैंक्रियाज। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 9, देखिए प्रश्न संख्या 9 है, स्वामीनाथन का संबंध है, ऑप्शन देखते हैं, श्वेत क्रांति से, हरित क्रांति से, भूरी क्रांति से और नीली क्रांति से। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे? हरित क्रांति से। लो जी, और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, हाँ जी, जितने भी मेरे प्यारे भाभी फौजी जुड़ गए हैं, सारे मेरे प्यारे भाभी फौजी जितने भी ग्रुप आपके पास हैं आर्मी के व्हाट्सएप पर, सब पर इसको शेयर कर दो। दोस्तों आप सभी स्टूडेंट मेरे प्यारे भाभी फौजी 1 और 2, मतलब हर एक स्टूडेंट मेरा प्यारा भाभी फौजी 2 या 3 स्टूडेंट को जोड़ेगा, जिससे जो मैं काम कर रहा हूं आपके लिए, इससे मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि जो मैं काम कर रहा हूं उसकी डायरेक्शन सही है और बच्चों का कुछ भला हो रहा है। तो सारे भाई लोग जितने भी आपके पास ग्रुप है सभी में शेयर कर दो फटाफट, ठीक है। एक भी पर्सन इस बार गलत नहीं होगा आपका साइंस के अंदर। और देखो आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज की स्पेशल टेस्ट सीरीज आर्मी के लिए चालू है, उसके लगभग 67 टेस्ट के वीडियो मैं कंप्लीट हल करा चुका हूं दोस्तों। 67 टेस्ट के वीडियो, और प्रत्येक टेस्ट में 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज इस लाइव प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं मैं, अगर कोई बच्चा उन 67 टेस्ट के वीडियो को अपनी कॉपी के अंदर लिख लेता है और सभी प्रश्न को याद कर लेता है, तो साइंस के अंदर इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 15 में से 15 प्रश्न सही होने वाले हैं। अब बोलेंगे सर मिलेंगे कहां? प्ले लिस्ट में जाओ और प्ले लिस्ट को देखो। प्ले लिस्ट में लिखा हुआ है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज, इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 67 टेस्ट के वीडियो हैं। आप सभी ईमानदारी से जो भी मेरे प्यारे भाभी फौजी इस बार सिलेक्शन चाहते हैं, 1-1, 2-2, 3-3 वीडियो के रोज के प्रश्न लिखना स्टार्ट कर दो। लिखते नहीं हो तो देख लो, हाँ जी, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा इस बार, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। मास्क का प्रयोग किस रोग से बचाव हेतु किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, कोरोना व स्वाइन फ्लू व हेजा, खाद्य विषाक्तता जिसको फूड पॉइजनिंग बोला जाता है, व एड्स, कोरोना व एड्स। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि मास्क का प्रयोग हम सबसे पहले तो कब करते हैं? मास्क का प्रयोग करते हैं कि अगर कोई रोग वायु या हवा के द्वारा फैल रहा है, वायु या हवा के द्वारा फैल रहा है, तभी तो क्या अगर हम मास्क का यूज करेंगे, अगर कोई रोग वायु या हवा के द्वारा फैल रहा है तो हम डायरेक्ट संक्रमित नहीं होंगे किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो देखो कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है कि नहीं करता? तो बिल्कुल इसके लिए तो मास्क चाहिए। स्वाइन फ्लू काफी इंपॉर्टेंट बात है, अभी पहले कोरोना से पहले इसी का माहौल था भाई, स्वाइन फ्लू का ही, ठीक है। हाँ, तो स्वाइन फ्लू एक वायरस जनित रोग है और इसका रोगजनक होता है H5N1, और दोस्तों ये भी हवा के द्वारा फैलता है। इसका मतलब सर कोरोना व स्वाइन फ्लू के लिए मास्क जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप कोरोना और स्वाइन फ्लू के लिए मास्क यूज करेंगे तो दोस्तों आप इन रोगों से संक्रमित होने से बच सकते हैं। लो जी, काफी इंपॉर्टेंट बात। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब ऑप्शन नीचे वाले भी देखते हैं। स्वाइन फ्लू तो हो गया, लेकिन हेजा, अरे हेजा तो दूषित जल व दूषित भोजन के द्वारा फैलता है, इसके लिए तो मास्क की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के लिए मास्क की थोड़ी जरूरत है, जो भी पुरानी खाद्य पदार्थ है उनको यूज मत करो। एड्स के लिए भी कोई मास्क की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कोरोना व एड्स के लिए कोई मास्क की जरूरत नहीं है। क्रॉस हो गए ना, तो कौन सा करेक्ट आंसर बेटर है? कोरोना व स्वाइन फ्लू, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। देखिए प्रश्न संख्या 11 है, एड्स रोग क्या प्रभावित करता है? ऑप्शन देखते हैं, रक्त संचार प्रणाली, तंत्रिका प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली और श्वसन प्रणाली। धमाकेदार वाला प्रश्न। देखिए एड्स होता है ना दोस्तों, एड्स होता है, इसका रोगजनक होता है HIV। अरे क्या होता है? HIV, और इसको बोला जाता है रेट्रोवायरस। क्या बोला जाता है? रेट्रोवायरस। और मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश से, बहुत सारे कारण है, एड्स एक यौन संक्रमित रोग है, सेक्सुअल क्रिया के द्वारा माहौल बनाने से फैलता है, ठीक है। सबसे फैलने का सबसे सामान्य तरीका यही है कि यह माहौल के द्वारा फैलता है, यौन संक्रमित रोग है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात क्या?
नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात है, देखो संक्रमित सुई का बार बार उपयोग करने से भी फैलता है। संक्रमित व्यक्ति का रुधिर सामान्य व्यक्ति को स्थानांतरित कर देने से भी ये फैल जाता है, ठीक है। और संक्रमित माता से शिशु के अंदर भी फैल जाता है। तो एड्स केवल और केवल सेक्सुअल क्रिया या सेक्स क्रिया के द्वारा नहीं फैलता है, और भी इसके बहुत सारे रीजन है, कारण है, जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो, मान लीजिए कोई भी ये व्यक्ति है और गलती से किसी भी कारण से इसके अंदर HIV चला गया, तो दोस्तों ये HIV ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते ही धीरे धीरे ये WBC को नष्ट करना स्टार्ट करता है। आपको तो इतना सा याद रखना है डायरेक्ट, किसको रहे, WBC बोले तो व्हाइट ब्लड सेल्स, बोले तो श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। और दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि सर WBC का कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर कोई भी हानिकारक रोगजनक प्रवेश करेगा तो उसको नष्ट करने का कार्य कौन करेगा, WBC। इसलिए WBC को शरीर का क्या कहा जाता है, सैनिक भी कहा जाता है। इसका मतलब सर प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा का मतलब होता है दोस्तों शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। तो ये जो WBC है ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का कार्य करती है। तो आपको पता है एड्स किस पर अटैक करा रहा है, WBC पर। इसका मतलब है हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है। तो एड्स एक रोग नहीं है, रोगों का क्या है, समूह है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। तो एड्स रोग में क्या प्रभावित करता है, एड्स रोग का जो HIV रोगजनक है ये बॉडी का इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर बना देता है। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट बात है। और आपको यह भी याद रखना है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। धमाकेदार वाले पर्सन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। एड्स का अंतरराष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है, लाल फीता, रेड रिबिन, ऐसे देखा होगा आपने, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है, लो जी। और एड्स के लिए परीक्षण कौन सा होता है, ये तो पता है ना, एड्स के लिए एलिसा परीक्षण होता है, ये याद कर लेना आप तो, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है, लो जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 12। पर्सन संख्या 12 है दोस्तों, काफी धमाकेदार वाला पर्सन। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? ऑप्शन देखते हैं, छोटी आंत, जिगर, मुंह, पेट या आमाशय। तो देखो जिगर बोलते हैं यकृत को। तो सारे मेरे प्यारे भाभी फौजी जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं वो सारे ईमानदारी से सभी ग्रुपों के अंदर इस वीडियो को शेयर कर दो भाई, फटाफट ईमानदारी से करो भाई, ठीक है। हाँ जी, एक भी पर्सन गलत नहीं होगा। इन वीडियो के पर्सन को आप लिख लो, मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, ठीक है। हाँ जी, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आसियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप एक बार असफल हो गए हो तो हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे से आप कितनी बार तैयारी कर रहे हो। अगर आप मेरे से जुड़ गए तो आपकी जो एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम है, वो लास्ट होनी चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं है इंडियन आर्मी के रिटर्न एग्जाम में, आसानी से पास किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इन सभी पर्सन को लिखो, लो जी। तो देखो पर्सन संख्या 12, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, बताइए। तो देखो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है दोस्तों अमाशय से। अरे कहां से रहे, अमाशय से, ये आपका अमाशय है, ठीक है। अमाशय होता है, इस पर खुद का नाम लिख लेना अंदर, ये आपका अमाशय है, लो जी। अमाशय का काफी इंपोर्टेंट बात क्या, अमाशय में भोजन उगता है 3 से 4 घंटे तक, लो जी। और ये अमाशय की जो दीवारें हैं ना दोस्तों, ये अमाशय की जो दीवारें हैं, लो जी, इन दीवारों में पाई जाती है जठर ग्रंथियां, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पाई जाती है रे, जठर ग्रंथियां। और इस जठर ग्रंथियों के द्वारा क्या, कौन सा रस, जठर रस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है गैस्ट्रिक जूस। तो जठर ग्रंथियों के द्वारा कौन सा रस स्रावित होता है, जठर रस। सर इस जठर रस में क्या होता है, तो दोस्तों इसके अंदर होता है एक तो HCl, एक होता है दोस्तों पेप्सिन, और एक होता है रेनिन, और एक होता है लाइपेज। देखो सारे पर्सन याद करा रहा हूं यहाँ। अरे जठर रस में क्या क्या होता है, तो जठर रस में होता है एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन, और एक होता है लाइपेज। तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, अमाशय से। और अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन। ये काफी इंपोर्टेंट बात है, काफी धमाकेदार वाली बात है कि अमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन, लो जी। काफी धमाकेदार वाली बात है, ठीक है। तो पेट या अमाशय, 12वें का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोस्तों HCl का कार्य होता है भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। इसका मतलब है सर क्या पेट या अमाशय के अंदर भोजन का माध्यम अम्लीय होता है, काफी अम्लीय होता है, लो जी।
अब सर एससीएल दोस्तों बता देता हूं, अगर एससीएल नॉर्मल अगर एससीएल अगर आप अपनी अंगुली पर डालते हो तो परमानेंट अंगुली गायब हो जाएगी। तो फिर सर यहाँ तो पेट में माहौल कैसे नहीं बनता, ये भी सोचने वाली बात है कि नहीं है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो एससीएल क्या होता है कि जो ये अमाशय की दीवारें है ना, यहाँ श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है, श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है। समझ में आई बात? तो ये जो एससीएल है ये अमाशय की जो दीवारें हैं उनको उनके लिए नुकसानदायक है नहीं होता, ये काफी इंपोर्टेंट बात है, क्योंकि श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है। जो लोग लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो आपको पता है उनके पेट के अंदर एचसीएल की मात्रा बढ़ जाती है, उसको एसिडिटी बोला जाता है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, अब सर ये रेनिन, तो रेनिन दोस्तों ये केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो दूध में जो केसिन प्रोटीन होती है ना, जिसके कारण दूध का रंग सफेद होता है, उसका पाचन कौन करता है? रेनिन एंजाइम। और ये छोटे बच्चों के अंदर दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। दूध को किस में बदलने का कार्य करता है? दही में। छोटे बच्चों के अंदर देखना, आप जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो तुरंत दूध पिएंगे और दही निकालेंगे, ठीक है। तो क्या आप निकालते हो क्या? अरे दूध ही सही ढंग से नहीं निकला जाता, दही कहां से आएगा, ठीक है। तो छोटे बच्चे देखना आप तुरंत दूध पिएंगे, दही निकालेंगे, क्यों? किसकी वजह से? रेनिन की वजह से। अरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेनिन की मात्रा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। आप चाहे से 4 किलो दूध पी लेना लेकिन दही नहीं आएगा, ठीक है, चाहे से आप माहौल बना के देख लेना। लो जी, और लाइपेज ये वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो बता दिया, प्रोटीन को पाचन करने वाला एंजाइम पेप्सिन, और केसिन प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम रेनिन। छोटे बच्चों के अमाशय में कौन से एंजाइम की मात्रा सर्वाधिक होती है? रेनिन। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। और अमाशय में भोजन कितनी देर तक होता है? 3 से 4 घंटे। अमाशय में कौन सी ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां, काफी इंपोर्टेंट बात। लो जी, सारे प्रश्न बता दिए, ठीक है। और भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है? छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लो जी, धमाकेदार वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, बिजली के तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, पीबी, एजी, सीयू और एसएन। तो देखो पीबी का मतलब होता है लेड या शीशा, ये भी याद रखना है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए लेड या शीशा का प्रतीक क्या होता है? पीबी। एजी, एजी बोले तो चांदी, अरे सही बात है कि नहीं? चांदी का प्रतीक क्या होता है? एजी। ये कॉपर, कॉपर का प्रतीक क्या होता है? सीयू। और एसएन किसका प्रतीक है? टिन का। ये प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि बताओ टिन का प्रतीक बताओ एसएन, कॉपर का प्रतीक बताओ सीयू, चांदी का प्रतीक बताओ एजी, लेड या शीशा का प्रतीक बताओ पीबी। कैसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बिजली के तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो याद रख लेना कॉपर। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। धमाकेदार वाले प्रश्न। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। देखिए प्रश्न संख्या 14 है, चमगादड़ निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, स्तनधारी, चिड़िया, ऑर्थोपोडा और रेप्टाइल। तो चमगादड़ किससे संबंधित है? स्तनधारी है चमगादड़, काफी इंपोर्टेंट बात है। चमगादड़ क्या है? एक तरह का स्तनधारी है। लो जी, तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आपको धमाकेदार वाले प्रश्न यहां भी याद रखने हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। याद रख लेना भाई, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं? कीट, और कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का। सारे प्रश्न याद करने भाई, ठीक है। तो जो भी मेरे प्यारे बागी फौजी जुड़ गए हैं, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, सभी ग्रुपों के अंदर इसको शेयर कर दो वीडियो को। धमाकेदार वाला लाइव क्लास चल रही है, समझ में आई बात? और सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। और लास्ट में याद रखना कि आपके 50 में से कितने % सही हुए, सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। जिससे मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बच्चों के समझ में आ रहा है और बच्चों के क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, ठीक है। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, और इस आर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं? कीट, और कीटों का बाह्य कंकाल किससे मिलकर बना होता है? काइटिन का। सारे प्रश्न याद करने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, टीबिया, हुमर्स, फीमर और फिबुला। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए ये आपका पैर है, पैर बना रहा हूं मैं, ठीक है, और फिर ये आ गया आपका पैर बना रहा हूं, लो जी, हाँ जी, थोड़ा सा आप ये लो जी, ये आपका पैर बन गया। अब पैर के अंदर देखो सुनना,
ये जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं फीमर। अरे क्या बोलते हैं? फीमर। जांग वाली जो हड्डी होती है ना वो फीमर होती है। लो जी। और जो आपका टखना है, हाँ जी, इसको बोलते हैं पटेला। ये पालिसी है ना उसको पटेला बोलते हैं। लो जी। अरे क्या बोलते हैं? पटेला। और इस पटेला से नीचे दो हड्डियां होती है, एक तो टीबिया और एक फिबुला। अरे कौन सी? टीबिया और फिबुला। काफी इंपोर्टेंट बात है। कौन कौन सी? टीबिया और फिबुला। याद रखना है भाई, आर्मी में धमाकेदार वाले प्रश्न आते हैं। एक तो देखो पैर की हड्डी कौन सी? फीमर, जो जांग में होती है। फिर ये आ गई पटेला, फिर पटेला से नीचे टीबिया और फिबुला। ये पैर की हड्डियां आपको याद रखनी है। हाँ जी। अब बात करते हैं जैसे हाथ। तो हाथ आपका मैं यहां बना देता हूं। लो जी, ये हाथ आपका यहां बना देता हूं और ये आपका जॉइंट आ जाएगा। फिर हाँ जी, ये आपकी अंगुलियां आ जाएगी ऐसे। तो याद क्या रखना है? ये जो ऊपरी भुजा है इसको बोलते हैं हुमर्स। जो हाथ वाली होती है ना ऊपरी भुजा, वो उसको हुमर्स। हुमर्स के नीचे दो हड्डियां होती है यहाँ हाथ के नीचे, ठीक है, एक रेडियस और एक अल्ना। कौन सी होती है रे? रेडियस और अल्ना। लो जी। तो रेडियस, अल्ना और हुमर्स ये तो हाथ की है, और फीमर, पटेला, टीबिया और फिबुला ये कहाँ की है? पैर की है। अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को बार बार देखें, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बताओ, टीबिया पैर की है, हुमर्स किसकी है? हाथ की, फीमर कहाँ? पैर की, फिबुला भी की है? पैर की। तो प्रश्न ये तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? हुमर्स किसकी है? हाथ की है ये तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा? बी माना जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, हाँ जी, साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, फसलों का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन और जनसंख्या का अध्ययन। तो बताओ भाई साहब, धमाकेदार वाला प्रश्न। अरे साइटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? कोशिकाओं का अध्ययन। किसका अध्ययन रहे? कोशिकाओं का। तो 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और यह भी याद रखना है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। जीवित कोशिका की खोज किसने की? लुएन होक ने। कब की थी? 1676 में। लो जी, सारे प्रश्न याद करने हैं आपको, ठीक है। और आपको यह भी याद रखना है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। सारे प्रश्न याद करने हैं आपको, ठीक है। तो साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशिकाओं का। तो 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, जो भी मेरे प्यारे भावी फौजी जुड़ गए हैं सारे ईमानदारी से शेयर का बटन दबा दो भाई फटाफट, ठीक है। हाँ जी, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो ईमानदारी से दोस्तों इस वीडियो को सब जगह फैला दो आप, ठीक है। फटाफट करो भाई ये काम। लो जी, प्रश्न संख्या 17 रीड करते हैं। ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, कैंसर, रुधिर, उत्तक और कोशिका। तो बताओ ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का। काफी इंपोर्टेंट बात। तो 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद रखना है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। अरे रुधिर या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? हिमेटोलॉजी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक। एक ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड इज टिश्यू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उत्तक को? टिश्यू। तो उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। काफी इंपोर्टेंट बात है, शाखाओं से रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, और आपको यह भी याद रखना है, क्या? हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। लो जी, धमाकेदार वाली बात। हाँ जी, फटाफट बताओ, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना है, यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। देखिए प्रश्न संख्या 18 है, मानव रुधिर का पीएच है। ऑप्शन देखते हैं, 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.4। कैसा होता है? हल्का सारीय। अरे कैसा होता है? हल्का सारीय। याद रख लेना भाई, मानव रुधिर या मानव रक्त का पीएच मान 7.4। अरे याद रखना है, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। कैसी होती है? हल्का अम्लीय। हल्का अम्लीय। याद करना है लार का पीएच मान।
दूध का पीएच मान कितना होता है 7.4, कितना होता है, सॉरी, दूध का पीएच मान होता है 6.4, ठीक है, दूध का पीएच मान 6.4 याद करना है भाई, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। लो जी, और समुद्री जल होता है उसका पीएच मान 8.1 से 8.4 के आसपास होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, समुद्री जल का पीएच मान। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम, इनसे बाहर आएगा ही नहीं कुछ, ठीक है। हाँ जी, सभी प्रश्नों का माहौल बना दिया मैंने तो। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 है सोने की शुद्धता मापने की इकाई है। ऑप्शन देखते हैं, कैरेट, डेसिबल, डॉप्सन और मीटर। तो सोने की शुद्धता मापने की इकाई क्या है, कैरेट है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, सारे प्रश्न याद करने। ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है, डॉप्सन यूनिट में। ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है, डॉप्सन यूनिट में। सारे प्रश्न याद करने भाई, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20। देखिए प्रश्न संख्या 20 है, सबसे शुद्ध सोना होता है 22 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट, इनमें से कोई नहीं। बताइए सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फटाफट। हाँ जी, सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सारे प्रश्न याद करने, और देखो याद करने, सोने का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, AU, AU होता है, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, Z, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। जितने भी मेरे प्यारे भावी फौजी जुड़े हुए हैं वो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि सोने का परमाणु क्रमांक या सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर किस किस को आता है। ईमानदारी से सारे मेरे प्यारे भावी फौजी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सोने का परमाणु क्रमांक या सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो भाई, ठीक है। हाँ जी, सभी को कमेंट करना है। तो चलता हूं मैं नेक्स्ट। हाँ जी, लास्ट में आपको बता दूंगा प्रश्न संख्या 21। देखिए प्रश्न संख्या 21 है, काफी धमाकेदार वाले प्रश्न। संश्लेषित रेशे का उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं, नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये तो सारे संश्लेषित रेशे हैं, मानव के द्वारा निर्मित हैं, नाइलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर। तो आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। कॉमन सेंस का सवाल है, तो 21वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। धमाकेदार वाले प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है, अम्ल व क्षार की क्रिया द्वारा लवण व जल का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, अपचयन और ऊष्माक्षेपी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनता है लवण प्लस जल। अरे क्या बनता है, लवण प्लस जल। और दोस्तों आपको याद रखना है क्या, कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं और लवण और जो जल बनता है, इस अभिक्रिया को जाना जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अरे क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न, ठीक है। हाँ जी, तो 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। काफी धमाकेदार वाली बात है, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है, सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन देखते हैं, रेप्लिसिया, वुल्पिया, ऑर्किड और लोडोइसिया। बताइए कौन सा है सबसे बड़ा पुष्प, कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेप्लिसिया। काफी इंपोर्टेंट बात। तो 23वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहां आपको यह भी याद रखना है, बताइए, देखो आपको एक इंपोर्टेंट प्रश्न, दो इंपोर्टेंट प्रश्न यहां याद रखने हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। अरे क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूलों या पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। और पुष्पों की खेती क्या कहलाती है, फ्लोरिकल्चर। अरे क्या कहलाती है, फ्लोरिकल्चर। सारे प्रश्न याद करने भाई, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाती है, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित जीवों में से
कौन कूटपाद की मदद से चलता है? ऑप्शन देखते हैं, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा और हाइड्रा। तो कूटपाद किसमें बनते रहे? सूडोपोडिया जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, ये किसमें बनते हैं? अमीबा में बनते हैं। लो जी, तो 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखना है कि जो अमीबा होता है ये कूटपाद या सूडोपोडिया की मदद से चलता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, और अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और आपको यह भी याद रखना है, अमीबा प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। अमीबा कौन से संघ का सदस्य है? प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। और आपको यह भी याद रखना है, अमीबा में अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सारे प्रश्न याद करने। और अलैंगिक जनन में कौन सा? द्विखंडन। ठीक है, अमीबा अलैंगिक जनन की कौन सी विधि द्वारा जनन करता है? द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। यह आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न कि बताइए द्विखंडन विधि द्वारा कौन जनन करता है? तो क्या बताएंगे? अमीबा। हाइड्रा में किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। पूछा गया है कि बताइए हाइड्रा में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा जनन होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, धमाकेदार वाले प्रश्न। हाँ जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ऑप्शन देखते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 132 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो याद रखना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, तो 25वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, सभी प्रश्न को आप अपनी कॉपी के अंदर लिखे, बार बार रिवीजन लगाएं। ठीक है, और जो भी मेरे प्यारे भाभी फौजी जुड़े हुए हैं, सारे वीडियो को शेयर कर दो भाई ईमानदारी से सभी ग्रुपों के अंदर। दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि मैं 1 लाख से अधिक फौजी बनाऊं। और दोस्तों इस काम को मैं अंजाम देके रहूंगा। आपको बता रहा हूं, लाइव क्लास चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं जो इस बार इंडियन आर्मी के रिटर्न एग्जाम की तैयारी करें। और दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे प्यारे भावी फौजियों को सिलेक्ट कराऊं। ठीक है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है, मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त रस को संग्रहित करता है? ऑप्शन देखते हैं, यकृत, वृक्क, पित्ताशय और वसा ऊतक। धमाकेदार वाला प्रश्न है। देखो, पित्त रस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बाइल जूस। अरे क्या बोला जाता है? बाइल जूस। क्या बोला जाता है पित्त रस को इंग्लिश में? बाइल जूस। और ये बाइल जूस संग्रहित कहाँ होता है? ये पित्ताशय या गोल ब्लेडर में होता है। काफी इंपोर्टेंट बात कि पित्त रस या बाइल जूस संग्रहित कहाँ होता है? पित्ताशय में। तो देखो 26वें का करेक्ट आंसर तो क्या आएगा? सी आएगा। लेकिन दोस्तों याद रखना है, अगर आपको पूछे पित्त रस से बाइल जूस का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है, तो क्या बताओगे रे? यकृत या लीवर। धमाकेदार वाली बात है। ठीक है, 2 प्रश्न है भाई, दोबारा से बता देता हूं। अगर पूछे पित्तरस का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है, तो यकृत या लीवर। और पित्तरस को संग्रहित कौन करता है? पित्ताशय या गोल ब्लेडर। दोनों ही प्रश्न धमाकेदार वाले हैं। ठीक है, लो जी। नेक्स्ट और एक प्रश्न और बता देता हूं यहां, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे तो क्या बताओगे? यकृत या लीवर। धमाकेदार वाली बात है भाई। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है, देखो धमाकेदार वाला प्रश्न है। इसको थोड़ा सा आपको दिख जाएगा ये। हाँ जी, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है, ये प्रश्न आपको दिख जाएगा। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। देखो, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन। ठीक है, बी ऑप्शन है, पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में पानी का परिवहन। सी ऑप्शन है, पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में सोडियम का परिवहन। डी ऑप्शन है, पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में रोशनी का परिवहन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि फ्लोएम का कार्य हमेशा होता है किसका परिवहन? भोजन का परिवहन। और भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है, क्योंकि पत्तियों में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। और दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक किसका परिवहन करना है? भोजन का परिवहन करना। काफी इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट बात है। तो 27वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जाइलम का कार्य बताओगे तो क्या बताओगे, जल का परिवहन करना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। लो जी, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 28 पे चलते हैं। लो जी, पर्सन संख्या 28 है दोस्तों। हाँ जी, जल शुद्धिकरण के लिए कौन सा रसायन प्रयोग होता है? ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो जल शुद्धिकरण के लिए कौन सा रसायन प्रयोग होता है? क्लोरीन। काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो 28वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है क्या, कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन 78% होती है भाई, ऑक्सीजन लगभग 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% होती है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। और आपको यह भी याद रखना है कि हम ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की रे? प्रिस्टले ने की थी, ठीक है। और ऑक्सीजन को प्राणवायु गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणवायु गैस। हम मानव है वो कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन। कौन सी छोड़ता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 29। पर्सन संख्या 29 है, प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? ऑप्शन देखते हैं, कोई आवेश नहीं, धनावेश और ऋणावेश, ऋणावेश और धनावेश। तो दोस्तों आपको याद रखना है क्या, परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना है। परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। किस किस से है मैं बता देता हूं। एक तो इलेक्ट्रॉन, किससे? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है। कैसा कण होता है? ऋण आवेशित। माइनस का निशान लगा दिया मैंने। एक होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन होता है धन आवेशित। धन आवेशित का मतलब प्लस। और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भाई साहब न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है भाई साहब, ठीक है, याद रखना है। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, कोई आवेश नहीं होता है। तो क्या प्रश्न हमारे को यह पूछे है कि प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? तो धनावेश। तो 29वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न देखो, पिछली शिखर भर्ती के अंदर, पिछली से पिछली शिखर भर्ती में यह प्रश्न पूछा गया था कि परमाणु के अंदर कितने आवेशित कण पाए जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के ठंड हुई थी। क्या भाई साहब, कई 3 लगा के आ गए थे, कई 1 लगा के आ गए थे। अरे परमाणु में आवेशित कण तो 2 ही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और प्रोटॉन धनावेशित है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सोचना भी है प्रश्न, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे ही पेल के मत आ जाना। लो जी, अब इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, अरे किसने की? जे थॉमसन ने। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी दोस्तों? जेम्स चैडविक ने। सारे प्रश्न आपको याद करने। लो जी, नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 30। पर्सन संख्या 30 है, पीतल किस धातु का मिश्रण है? ऑप्शन देखते हैं, तांबा और जस्ता, निकिल और कॉपर, जस्ता और निकिल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, पीतल आपको याद रखना है भाई, ट्रिक बता रहा हूं। पीतल एक मिश्र धातु है, याद रखना है पिताजी। पीतल से क्या याद रखना है? पिताजी। पिताजी का मतलब पीतल, ता का मतलब तांबा और जी का मतलब जिंक। अरे यसियानो, और जिंक को क्या बोलते हैं? जस्ता। और ठीक है, तो तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है कौन? पीतल, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 30वें का ए, ठीक है। सारे प्रश्न याद करने भाई ट्रिक से, ठीक है। और तांबे का प्रतीक Cu और जिंक का Zn। लो जी, तो Cu प्लस Zn। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 31। हाँ जी, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो मेरे प्यारे भाभी फौजी सभी वीडियो को शेयर कर दो। एक भी पर्सन गलत नहीं होगा साइंस में इस बार। 15 में से 15 ठोक के आओगे, देख लेना। अगर सभी वीडियो के पर्सन को आप लिख लेते हो अपनी कॉपी के अंदर तो एक भी पर्सन गलत नहीं होगा साइंस में इस बार, ठीक है। हाँ जी, पर्सन संख्या 31 है, धातु का निम्न में से कौन सा गुण है? हाँ जी, सुचालक, तन्यता, आघात वर्धनीयता, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको एक एक समझा देता हूं। देखो, दांत में विद्युत की सुचालक होती है। दांत में विद्युत की क्या होती है रे? सुचालक होती है।
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दांतें विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि दांतों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और विद्युत तथा ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु होती है चांदी। अरे कौन सी होती है? चांदी। यह प्रश्न भी आपको याद है रखना है। तो दांतें विद्युत की क्या होती है? सुचालक। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ऊष्मा की भी सुचालक होती है। तन्यता का मतलब क्या होता है? दांतों को पीटने पर उनका पतले तार में बदलना क्या कहलाता है? तन्यता। तो दांतों में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। और सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना, Au। ठीक है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है दांतों को पीटने पर उनका पतले चादर में बदलना क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। और सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना। लो जी, सारे प्रश्न याद करने हैं। मतलब दांत में विद्युत की सुचालक भी होती है, दांतों में तन्यता का गुण भी होता है, दांतों में आघात वर्धनीयता का भी गुण होता है। तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। तो 31वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रे डी हो जाएगा। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर और लुएन होग। बताइए। सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फटाफट कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बताइए। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 32वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और दोस्तों आपको यह भी याद रखना है क्या कि प्रथम प्रतिजैविक औषधि, प्रथम प्रतिजैविक औषधि कौन सी थी? रहे प्रथम प्रतिजैविक औषधि या फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन। यह प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है क्या कि प्रथम प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। ठीक है। लो जी, तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, मिट्टी में, हवा में, पानी में, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सूक्ष्म जीव तो सब जगह पाए जाते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, हवा में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। तो 33वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 है, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। ऑप्शन देखते हैं, पोटास, सोडा, बेकिंग पाउडर और सिरका। तो बताइए पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। सारे मेरे प्यारे भावी फौजियों को याद रखना है कि पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? पोटास। ठीक है। तो 34वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। धमाकेदार वाला प्रश्न है। सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक अम्ल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है। ये काफी धमाकेदार वाली बात है। पूछा गया प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 है, वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन देखते हैं, विलियम थॉमस, मैकमिलन, चार्ल्स गुडियर, जॉन बायड। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स गुडियर ने। ठीक है। 35वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जितनी भी खोजें इंपोर्टेंट जो आपकी एग्जाम में आ सकती है, मैं पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखो, धमाकेदार वाला मैटर आपके लिए पड़ा है दोस्तों, बहुत सारा मैटर। आपको किसी से नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी से प्रश्न लेने की आवश्यकता नहीं है। सारा मैटर, जो भी प्रश्न आपके आएंगे वो सारे वीडियो के अंदर अपलोड है पहले से ही। ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं दोबारा बता देता हूं, साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज चालू है, आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज, और उसमें मैं लगभग 67 टेस्ट के वीडियो कंप्लीट हल करा चुका हूं। और प्रत्येक वीडियो में 15 प्रश्न है, और वो ऐसे प्रश्न है जो पहले 10-15 सालों के अंदर आर्मी में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो प्लेलिस्ट जाकर खोलोगे ना, तो उसमें लिखा है
इंडियन आर्मी रिटर्न एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण पर्सन, ठीक है। तो 67 टेस्ट के वीडियो को, अब 67 को आप एक दिन में तो देख नहीं सकते, तो 2-3 दिन के अंदर, एक दिन में आप 2-3 दिन वीडियो का एक शेड्यूल बना के पूरे वीडियो को आप एक बार दोबारा देख लो, और जिसको लिखना है वो लिख लो, एक भी पर्सन गलत नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 36, पर्सन संख्या 36 है, गैस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, अमाशय, तंत्रिका तंत्र, दांत और यकृत। तो गैस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अमाशय या स्टमक का। काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो 36वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अरे तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है दोस्तों न्यूरोलॉजी। अरे क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। काफी इंपॉर्टेंट बात है। और दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी। या क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। सारे पर्सन याद करने भाई, एक भी पर्सन गलत नहीं होने दूंगा। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी या ओडोंटोलॉजी। और यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। एक वयस्क मनुष्य के अंदर कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32, ठीक है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है ना। सारे पर्सन याद करने हैं भाई। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 37, पर्सन संख्या 37 है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, राना टिग्रीना, मस्का डोमेस्टिका, नाजा नाजा, बोस्टारस। तो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। तो 37वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और वैज्ञानिक नामों से कुछ 2-3 सालों के अंदर आपके एग्जाम में प्रश्न आने लग गए हैं। तो वैज्ञानिक नामों के शानदार वाला वीडियो पहले से ही अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर देखो, धमाकेदार वाले। हाँ जी, जितने भी इंपॉर्टेंट है। और दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई वैज्ञानिक नाम का पर्सन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो उस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना अभी, ठीक है। तो बताओ घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। जैसे गेहूं का भी याद करना है आपको, गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टियम, ठीक है। सारे शानदार वाला वीडियो अपलोड है, ट्रिटिकम एस्टियम। लो जी, और एस्टिवम के बाद में आएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों आपको याद करना है मेंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। एक एग्जाम में अभी सेंटर में जो पहले हुई थी एग्जाम, ठीक है, अभी तो एग्जाम नहीं हो रही है, पहले एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा है कि चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। तो याद रखना है कैमेलिया साइनेंसिस। चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलिया साइनेंसिस। दोस्तों एक पर्सन वहां से जरूर पूछा जा सकता है, तो आप एक बार जरूर वैज्ञानिक नामों को अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, और वीडियो को अगर लिखते नहीं हो तो 3-4 बार देख लेना, सारे कंठस्थ हो जाएंगे ऐसे कैसे, ठीक है। तो चाय का वैज्ञानिक नाम है कैमेलिया साइनेंसिस, आम का है मेंजीफेरा इंडिका, गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टियम, ठीक है। सारे पर्सन याद करने। और मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। अरे मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना, ठीक है। सारे पर्सन याद करने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 38, पर्सन संख्या 38 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन देखते हैं, O2, N2, CO और CO2। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। अरे क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। अब देखो क्या इस फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा ही पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं? रे भोजन बनाते हैं। अरे आपके एग्जाम में तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि बताइए किस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं? एक में दे दिया गया ऑक्सीकरण, अपचयन, फोटोसिंथेसिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर आएगा? फोटोसिंथेसिस। अब होता क्या है सुनो, CO2 प्लस H2O, और ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और ये होती किसमें? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में बनता है C6H12O6 प्लस O2। ये प्रकाश संश्लेषण की एक सिंपल सी समीकरण लिख रहा हूं, याद करना है क्या कि पेड़, देखो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है? क्या इस प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कौन सी गैस काम में लेकर रहे हैं? CO2, ठीक है। और क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। कौन सी गैस मुक्त कर रहे हैं? ऑक्सीजन। काफी इंपोर्टेंट बात। तो 2% याद करने हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन।
और किस में होती है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में। हरित लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। होता कहाँ है ये पत्तियों के अंदर होता है। इसका मतलब साफ साफ है कि जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस है ये कहाँ होती है, पत्तियों या लीफ के अंदर होती है। लो जी, सारे प्रश्न याद करने, ठीक है। तो बताइए कौन सी गैस आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो 38वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सारे प्रश्न याद करने भाई। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 है, 2 या 2 से अधिक तत्वों या परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा मिलाने पर बने पदार्थ को क्या कहा जाता है। धमाकेदार वाला प्रश्न, क्या कहा जाता है, ठोस, यौगिक, मिश्रण और तत्व। इस प्रश्न को दोबारा रीड कर देता हूं। 2 या 2 से अधिक तत्वों या परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा मिलाने पर बने पदार्थ को क्या कहा जाता है, यौगिक या कंपाउंड। क्या कहा जाता है रे, यौगिक कहा जाता है। अब बहुत सारे यौगिक के एग्जांपल, जैसे H2O, ये यौगिक ही तो है। कैसे, देखो 2 या 2 से अधिक तत्व हैं या नहीं है, एक निश्चित अनुपात नहीं है। देखो जल का अणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु से मिलकर बना है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, यौगिक का, ठीक है। H2O, NaCl ये भी यौगिक है, NaHCO3 ये भी क्या है, यौगिक है। ये सारे यौगिक के तो एग्जाम्पल है, ठीक है, तो याद करना है। लो जी, तो 39वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समान प्रकार के परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, तत्व। केवल देखो ध्यान से सुना भाई, समान प्रकार के परमाणुओं का या समान प्रकार के परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, तत्व। जैसे Ag, Au, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सारे क्या हैं, तत्व ही तो हैं। आवर्त सारणी में लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। सारे प्रश्न याद करने। और 2 या 2 से अधिक तत्व आते हैं, उनको निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा मिलाते हो तो बने पदार्थ को यौगिक का कंपाउंड कहा जाता है। H2O, NaCl, NaHCO3, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लो जी, तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है, सिरका में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, फॉर्मिकमल, एसिटिकमल, मैलिकमल और ओक्जेलिकमल। तो सिरका में क्या पाया जाता है रे, काफी इंपोर्टेंट बात पहले ही बता चुका, एसिटिकमल, ठीक है। और एसिटिकमल का सूत्र CH3COOH। लो जी, तो 40वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आपको ये याद रखना है क्या, चींटी, क्या याद रखना है रे, चींटी, मधुमक्खी, चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में कौन सा मल पाया जाता है, फॉर्मिकमल पाया जाता है। कच्चे सेब के अंदर, कच्चे सेब के अंदर कौन सा होता है, मेलिकमल। टमाटर में कौन सा मल, ओक्जेलिकमल। टमाटर में कौन सा मल, ओक्जेलिकमल। लो जी, सारे प्रश्न याद करने हैं दोस्तों, ठीक है। जो भी मेरे प्यारे भाभी फौजी जुड़े हुए हैं, सारे एक बार ईमानदारी से वीडियो को शेयर कर दो। हाँ जी, ईमानदारी से अगर कुछ वीडियो को देखकर आपको कुछ सीख रहा है या कुछ सीख रहे हो या सीखने को कुछ मिल रहा है, तो आप सारे भाई लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है दोस्तों। उद्देश्य एक ही है कि इस बार एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम जो होगा उसमें सेंटर के, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के मैं बहुत सारे बच्चों को तैयार कर चुका हूं, और इस बार आंकड़ा 500 प्लस होगा, ठीक है। अच्छे से तैयारी करनी है, मेहनत करना है, हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों, ठीक है। अपनी तैयारी जारी रखें आप, और सिलेक्शन तैयारी से होगा। किसी के गलत चक्रों में पड़ जाओगे तो दोस्तों ठंड हो जाएगी, ठीक है। मेहनत करनी है अच्छे से भाई। और साइंस में आपको किसी से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप जो मैं प्रश्न हल करा रहा हूं, आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखो और बार बार रिवीजन लगाओ। जैसा मैं कहता जा रहा हूं वैसा करते जाओ। जब 400 से अधिक विद्यार्थी सिलेक्ट हो चुके हैं, और भारत का ऐसा कोई आर्मी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जिसमें मेरे से पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी वहां से ट्रेनिंग करके नहीं निकला हो। और कई ऐसे तो मेरे प्यारे भावी फौजी हैं जो आज देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं दोस्तों। कई बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जम्मू कश्मीर में वादियों की फोटो लगाते हैं, देखो सर एंजॉय कर रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बार वर्दी आपको भी लेनी है, और वर्दी मिल सकती है भाई साहब। अगर मेहनत करेगा जो बच्चा, उसको वर्दी आसानी से मिल सकती है, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 41। देखिए 41 है,
RH कारक संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं, लार से, रक्त से, लसिका से और मूत्र से। तो बताइए RH कारक किससे संबंधित है? रक्त से। लो जी, धमाकेदार वाली बात। ठीक है, तो 41वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है रे? हिमेटोलॉजी। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। और आपको यह भी याद रखना है क्या कि रक्त के मुख्यतः दो घटक होते हैं, एक तो तरल भाग, देखो याद करा देता हूं इंपोर्टेंट पर्सन। रक्त के मुख्यतः कितने घटक? दो घटक। एक तो तरल भाग जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा कुल रक्त का कितना प्रतिशत? 55% होता है। एक होता है ठोस भाग, जिसमें क्या होती है? ठोस भाग। रक्त के मुख्यतः दो घटक होते हैं, तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, जो कुल रक्त का कितना प्रतिशत? 55। और ठोस भाग में क्या होती है? रक्त कणिकाएं, जो कुल रक्त का कितना प्रतिशत होती है? 45% होती है। और रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और आपको यह भी याद रखना है कि रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा या बोन मेरो में। अस्थि मज्जा या बोन मेरो में। काफी इंपोर्टेंट बात। अब सर ये बोन मेरो क्या होती है? बहुत दिन हो गए सुनते हुए। तो हड्डियां होती है ना दोस्तों, हड्डियां, हड्डियों के मध्य खोखली गुहा पाई जाती है, जिसको अस्थि मज्जा या बोन मेरो कहते हैं। सारे प्रश्न याद करने भाई। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 है, मोबाइल संचार की 5G तकनीक में जी अक्षर निम्नलिखित में से किस शब्द हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, ग्रेड, ग्रुप, ग्लोबल और जनरेशन। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे 3G, ठीक है, 4G, 5G, ठीक है, 6G भी आएगा। लो जी, तो इसमें जी का मतलब होता है जनरेशन। क्या होता है रे? जनरेशन। तो 42वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। धमाकेदार वाले प्रश्न सारे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 है, मस्तिष्क का क्या कार्य है? ऑप्शन देखते हैं, सोचना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ए व बी दोनों और केवल ए। तो दोस्तों मस्तिष्क का कार्य सोचना भी होता है और शरीर का संतुलन बनाए रखना भी होता है। ठीक है, तो ए व बी दोनों। तो 43वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सारे धमाकेदार वाले प्रश्न। और मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1350 ग्राम। कितना होता है? लगभग 1350 ग्राम। मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1350 ग्राम। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 है, देखो पेनिसिलिन क्या है? ऑप्शन देखते हैं, एंटीबायोटिक दवा, वसा, एंजाइम या प्रोटीन। तो पेनिसिलिन क्या है? मैं पहले ही बता चुका, एंटीबायोटिक दवा है। तो 44वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लो जी, जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो दोस्तों इस वीडियो को आप एक बार दोबारा देखना भाई। जो बच्चे अभी जुड़े हैं, धमाकेदार वाले प्रश्न है। अगर इस वीडियो को एक बार ईमानदारी से देख लोगे तो सारा रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट साइंस का। ठीक है, काफी धमाकेदार वाला वीडियो भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 है, देखिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, तांबा और चांदी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ग्रेफाइट, तांबा और चांदी ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। और ग्रेफाइट तो किसका प्रूफ है? कार्बन का प्रूफ है ना। लो जी, कार्बन का प्रूफ है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। जबकि हीरा विद्युत का क्या है? कुचालक है। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, तो 45वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कैसा होता है? चमकीला। यह प्रश्न आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा कैसा होता है? चमकीला। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात क्या? हीरे का उपयोग कहां करते हैं? तो कांच काटने में। ये इंपोर्टेंट बात है, ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ आपके कि कांच काटने में किसका उपयोग करते हैं? हीरे का। लो जी, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46, धमाकेदार वाले प्रश्न। भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ? ऑप्शन देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, एथिलीन ऑक्साइड, मिथाइल एल्कोहल। तो भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल
आइसोसाइनेट। ठीक है, तो 46वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। ठीक है, हाँ जी। ये घटना हुई कब थी, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। जो भोपाल गैस रिसाव कांड था उसके अंदर आपने ये तो बता दिया कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जहरीली गैस थी। ये हुआ था कब? 3 दिसंबर 1984 को। अरे कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। ये लो जी, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 47। लो जी, पर्सन संख्या 47 है। निम्न में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, टाइफाइड, टिटेनस, पोलियो और टीबी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है, पोलियो का ही तो पिलाया जाता है भाई। तो 47वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और पोलियो में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? याद रखना है, तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि बताइए पोलियो के अंदर शरीर का कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र। और पीलिया के अंदर यकृत प्रभावित होता है। अरे कौन? यकृत। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट बात, क्या टीबी के लिए कौन सा टीका लगता है? BCG। याद कर लेना भाई, BCG का टीका किसके लिए लगता है? टीबी के लिए, जिसको क्षय रोग, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, यक्ष्मा कहा जाता है। BCG की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कैलेमेटी-गुरिन। अरे बेसिलस कैलेमेटी-गुरिन। सारे पर्सन याद कर लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट बात है। और जो बच्चे वीडियो को इस बार देख रहे हैं रेगुलर, ठीक है, इस वीडियो को आप दोबारा से एक बार और देखना मेरे कहने से। ठीक है, सारे पर्सन याद हो जाएंगे। लो जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 48। पर्सन संख्या 48 है, हेजा के रोगाणु की खोज किसने की? ऑप्शन देखते हैं, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, जॉन साल्क, इनमें से कोई नहीं। तो हेजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? रे रॉबर्ट कोच ने। काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, लो जी। तो हेजा क्या है? देखो 48वें का करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और आपको ये याद रखना है हेजा। ठीक है, लो जी। हेजा दोस्तों एक तरह का कौन सा रोग है? जीवाणु या बैक्टीरियल डिजीज है। जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है या जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, क्या हेजा का रोगजनक क्या होता है? याद कर लेना, किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो विब्रियो कोलेरी। अरे किसके द्वारा? विब्रियो कोलेरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, क्या हेजा किसके द्वारा फैलता है? तो ये दूषित जल, दूषित भोजन व मक्खियों के द्वारा। दूषित जल, दूषित भोजन व मक्खियों के द्वारा फैलता है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट बात है, मक्खियों के द्वारा भी फैलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, क्या इसमें लगातार व्यक्ति के क्या होते हैं? दस्त और उल्टी होते हैं। हेजा में क्या होता है? दस्त और उल्टी होता है। और आपको याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति में लगातार दस्त या उल्टी होते हैं तो शरीर का क्या हो जाता है? निर्जलीकरण हो जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि लगातार दस्त या उल्टी होने पर शरीर का क्या हो जाता है? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और दस्त या उल्टी होने पर डॉक्टर कौन सा गोल देता है? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS की फुल फॉर्म लिख लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ORS लिख रहा हूं, या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, लो जी, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, क्या कि लगातार दस्त या उल्टी होने पर शरीर का क्या हो जाता है? निर्जलीकरण हो जाता है। और हेजा के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? कोलेरा का टीका लगाया जाता है। लो जी, धमाकेदार वाले प्रश्न है, सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। ठीक है, हाँ जी। और प्रतिरक्षा का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा का जनक एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा का जनक या पिता कौन है? एडवर्ड जेनर। और चेचक के टीके की खोज भी किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा साइंस के अंदर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या, हाँ जी, प्रश्न संख्या 49 है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु प्रयुक्त रसायन है। ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गंधक का अम्ल, कार्बोलिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु प्रयुक्त रसायन कौन सा है? बेंजोइक अम्ल है। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 49वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 50, 1 नैनोमीटर तुल्य है। ऑप्शन देखते हैं, 10⁻⁻9 मिलीमीटर, 10⁻⁻6 मिलीमीटर, 10⁻⁻7 मिलीमीटर, 10⁻⁻9 मिलीमीटर। तो 1 नैनोमीटर किसके तुल्य है? 10⁻⁻9 मिलीमीटर में। ठीक है, तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
लो जी, सारे प्रश्न याद करने हैं। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इन सभी प्रश्न को आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। और जो दोस्त क्लास में बीच में से जुड़े हैं, एक बार इस क्लास को दोबारा देखना है। दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि मैं 1 लाख से अधिक फौजी बनाऊं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो भी बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं, इस वीडियो को आप दोस्तों ईमानदारी से, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ सीखे हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे प्यारे भावी फौजियों। भारत के किसी भी कोने में अगर कोई बच्चा इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उस तक ये वीडियो जाना चाहिए। ईमानदारी से इस खुशबू को फैलाओ दोस्तों। मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबका सिलेक्शन होना चाहिए। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आसियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों आपके 50 में से कितने % सही हुए, आप सारे मेरे प्यारे भावी फौजी कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले हैं। सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 50 में से कितने % सही हुए। देखते हैं किन किन बच्चों के कितने कितने % सही हुए थे। और एक प्रश्न मैं आपको क्लास के बीच में से पूछा था कि जो सोना है, ठीक है, सोने का जो प्रतीक होता है वो AU होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 79, ठीक है, ये आपको बताने वाला था। तो मैंने आपको बता दिया है। इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।